हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतर भविष्य के लिए अग्रसित हो रहे होंगे। पिछली कड़ी से जुड़े ही विषय के बारे में हमें आज भी बात करनी है, क्योंकि अभी ये हमारी कड़ी पूरी नहीं हुई है और ना ही हम इसके हर पहलू को भी समझ पाए हैं। आगे के पहलुओं को समझने के लिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज बातें करते हैं घरेलू हिंसा की शिकायत कहाँ करें और कैसे करें। देखिए, सर्वप्रथम ये बहुत ज़रूरी है कि आपको घरेलू हिंसा की शिकायत करनी है तो इस बारे में पता होना चाहिए कि शिकायत कहाँ कहाँ की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। जब भी घरेलू हिंसा की शिकायत की बात आती है तो घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए आप पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकती हैं। उसके लिए फ़ोन कर सकती हैं 112 पे। और दूसरी बात, मैंने अभी आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड शो की है जिसमें 2 नंबर दिखाए जा रहे हैं। पहला नंबर है 1091 और दूसरा है 1090। यह एक महिला हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे फ़ोन करके अपनी शिकायत कर सकती हैं। फिर बात आती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में शिकायत करने के लिए, उसका भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप फ़ोन करके अपनी शिकायत कर सकती हैं। देखिए, जब भी आप ऐसे हेल्पलाइन नंबरों पे फ़ोन करती हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि आपने किस स्थान से फ़ोन किया, आप कौन हैं, आपके बारे में जो भी आवश्यक विवरण होता है उनके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, आप वहाँ फ़ोन करके अपनी बातों को स्पष्ट तौर पे उनको बता सकती हैं। अब आइए हम इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं इस बात को समझते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही हैं, अगर आपको बोलने में दिक्कत है, आपको इस बात का डर है कि आप फ़ोन करके किसी को बताएंगी या अपनी कंप्लेन कराएंगी और कोई सुन लेगा, तो उस संदर्भ में आपको क्या करना है, उस संदर्भ में महिला आयोग के द्वारा एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप हेल्प नंबर हम इसे कह सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी बातों को लिख करके भेज दीजिए, जिससे वो मैसेज को मिलते ही सार तुरंत आपकी शिकायत पर कार्रवाई कर सकें। यहाँ पे भी शिकायत अगर आप करती हैं तो आपकी शिकायत ऑन रिकॉर्ड रहेगी। इस बात के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फिर हम ये बात करते हैं कि आखिर हम शिकायत जब पुलिस के पास जाकर के करते हैं तो क्यों नहीं सुनी जाती, क्या दिक्कत आती है वहाँ पे कि हमारी की गई शिकायत पे सही तरीके से सुनवाई नहीं हो पाती। तो देखिए, सबसे पहले शिकायत करने के लिए आपको बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले स्टेप्स में आप अपनी शिकायत लिखित रूप में लेकर के पुलिस के पास जाइए, उन्हें दीजिए। दूसरी बात, आप अपनी लिखित शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग में दीजिए, लिखित में बाई पोस्ट आप उनके यहाँ सेंड कर दीजिए। और साथ ही साथ अपनी शिकायत राज्य महिला आयोग में भी प्रेषित कर दीजिए। इन सभी के लिए आप पोस्ट का इस्तेमाल करिए और इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आपको ये लेटर पोस्ट कर देती हैं तो आपको एक रिसीविंग मिल जाती है। रिसीविंग का मतलब ये हुआ कि जब आपने पोस्ट किया, जिस भी पोस्ट ऑफिस से आप पोस्ट करती हैं, जहां आपने पोस्ट किया, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक स्लिप मिलती है जिस पे पर्टिकुलर ये लिखा जाता है कि ये लेटर कहाँ जा रहा है और किसके माध्यम से जा रहा है। तो ये आपकी रिसीविंग के तौर में काम आता है। अब हम बात समझते हैं इसके आगे की कि पुलिस स्टेशन में जब हम शिकायत करने जाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी अपना शिकायत पत्र लेकर के जाइए तो इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपका शिकायत पत्र हिंदी में ही लिखा होना चाहिए या इंग्लिश में ही लिखा होना चाहिए, या आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती तब आप कैसे लिख करके दें। तो इस समस्या के निपटारे के लिए आपको ये करना होगा कि आप अपनी भाषा में, यानी स्थानीय भाषा में भी लिख के दे सकती हैं। आप हिंदी भाषी हैं, आपको हिंदी आती है, हिंदी में लिख करके दीजिए, और इंग्लिश में लिखना चाहती हैं तो इंग्लिश में लिख करके दीजिए। एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न आती है जब भी शिकायत पत्र लोग देने जाते हैं कि हम शिकायत पत्र लिख लिए,
उन्हें लगता है कि मेरे लिखे हुए शिकायत पत्र पे सही कार्रवाई नहीं होगी, मुझे इसे टाइप करा लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आप टाइप करा सकती हैं तो टाइप करा लीजिए लेटर को। लेटर टाइप कराने से एक बेनिफिट ये होता है कि आप जो कुछ भी लिखती हैं वो स्पष्ट तौर पे समझ में आता है कि क्या चीज़ें लिखी गई हैं। परंतु धन का अभाव है, आप ऐसा नहीं कर सकती कि आप टाइप करवा सकें। तो आप अपने हाथ से साफ साफ शब्दों में सही सही तरीके से जितना आपको ज्ञान है, जितना आपको भाषा का ज्ञान है, उस आधार पे अपनी चीज़ों को आप लिख दीजिए और लिख करके अपना शिकायत पत्र पुलिस को दीजिए। अब देखिए, जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पे शिकायत पत्र देते हैं तो शिकायत पत्र देते समय एक चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि घरेलू हिंसा का शिकायत पत्र आप जब भी दीजिए पुलिस के पास, तो पहली बात कि आप उसे 2 प्रति में लेकर के जाइए। 2 प्रति का मतलब क्या हुआ? एक ही लेटर है, उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए। एक कॉपी आप पुलिस स्टेशन में दे दीजिए और दूसरी कॉपी पे आप रिसीविंग ले लीजिए। देखिए, दूसरी कॉपी पे रिसीविंग लेने के लिए मैंने आपको क्यों कहा, अगर आप गई पुलिस स्टेशन में, आपने अपना पत्र दे दिया, पत्र दे करके अपनी बात कह करके आप चली आई, फिर आपने सोचा कि हफ्ते भर बाद मैं जाके पता करूंगी कि मेरे शिकायत पत्र पे क्या कार्रवाई हुई है। पुलिस के पास भी, प्रशासन के पास, प्रशासन को हैंडल करने का, उसे सुव्यवस्थित करने का बहुत सारा कार्य होता है। तो हो सकता है इस कार्य के दौरान वो आपका शिकायत पत्र कहीं रख दें, भूल जाएं और उस पर उचित कार्रवाई न कर पाएँ। किसी भी प्रकार से आपके कार्य में देरी हो सकती है। तो इस प्रकार की देरी से बचने के लिए आप रिसीविंग लीजिए। रिसीविंग लेने से क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में जब आपने अपना शिकायत पत्र दिया तो वो उसे एक रजिस्टर पे मेंटेन करते हैं। उस रजिस्टर पे डेट लिखी होती है कि आप शिकायत पत्र लेकर के आई हैं और किस डेट में आपने शिकायत पत्र दिया, और जो आपको रिसीविंग मिलती है उस पे भी वो डेट पड़ी रहती है कि आप इस दिन आई हैं और आप अपना शिकायत पत्र दे के जा रही हैं। इससे 1 हफ्ते पूर्व और 1 हफ्ते पश्चात के बीच का जो समय होता है, आप उसको इंटर रिलेट कर सकती हैं। आप आसानी से याद दिला सकती हैं कि सर, मैं 1 हफ्ते पहले फ़ला तारीख को फ़ला दिन आई थी आपके पास, मेरी शिकायत पत्र का ये नंबर है, कृपया आप मुझे बताइए कि इस पे क्या कार्रवाई की गई है। तो इससे कार्रवाई करने में सुगमता होगी और आपके कार्य को सरलता से, सुगमता से किया जाएगा और आपको भी न्याय की प्राप्ति में एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। अब हम आगे बात करते हैं कि इतना सब कुछ आपने कर लिया कि आपने एक शिकायत पत्र लिखा, शिकायत पत्र को तीनों स्थान पे यानी कि पुलिस स्टेशन में दे दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग के यहाँ प्रेषित कर दिया, राज्य महिला आयोग के यहाँ प्रेषित कर दिया, उसकी 2 कॉपी भी ले ली और साथ ही साथ उस पर रिसीविंग भी ले ली। क्या इतना करना पर्याप्त है? जी, अभी प्राथमिक स्तर पे इतना करना लगभग पर्याप्त है। अब एक चीज़ का आपको और भी ध्यान देना होगा कि जब आप शिकायत पत्र लिखें तो शिकायत पत्र में आप किसकी शिकायत करना चाहती हैं ये स्पष्ट तौर पे लिखिए। आपको घर में किसके माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी पति के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है, सास के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। आपको प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति का नाम स्पष्ट तौर पे बताना होगा और साथ ही साथ उसके साथ आपको अपने संबंध को भी बताना होगा। दूसरी बात, अपने शिकायत पत्र में ये याद रखिए कि आपको अपना पूरा विवरण यानी कि पता आपको स्पष्ट तौर पे देना होगा। जिनकी शिकायत कर रही हैं उनका भी स्पष्ट पता आपको देना होगा। साथ ही साथ सब कुछ करने के बाद आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भूल जाती हैं कई बार अपने शिकायत पत्र में लिखते समय, या आप भूल जाते हैं, वो होता है अपना मोबाइल नंबर। देखिए, आपने एड्रेस दिया है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो पुलिस आप जब जांच करने जाएगी तो वो पता खोज लेगी, परंतु किसी कारण से कोई समस्या आती है या कोई क्वेरी है या कुछ लगता है कि एक बार आपको बुला करके पहले चीज़ों को समझ लेना चाहिए आराम से बैठ करके कि क्या बात क्या है, क्या हुआ आपके साथ,
तो उसके लिए पुलिस आपको फ़ोन कर सकती है। तो जब आप फ़ोन करेगी कब वो आपको, जब आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर दे के आएंगी। तो इस चीज़ को याद रखिए कि शिकायत पत्र में आपको अपना फ़ोन नंबर देना अनिवार्य है और वही फ़ोन नंबर दीजिए जिससे आपसे तुरंत बात की जा सके। आप इसको बिल्कुल अन्यथा मत लीजिए कि वो आपसे फ़ोन नंबर ले रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी। इस बात का ध्यान पुलिस प्रशासन के द्वारा भी रखा जाता है कि जब भी आप कोई अपना शिकायत पत्र दीजिए तो उसमें आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। देखिए, इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ आप एक याद रखिए कि आप जो अभी ये शिकायत पत्र दे रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एफआईआर दर्ज हो गई। ये आपका शिकायत दर्ज हुआ है। शिकायत दर्ज होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिकायत पत्र आपसे ले लिया गया, उसकी जांच की जाएगी, उसमें तथ्यों को खोजा जाएगा कि वाकई में आपके साथ प्रताड़ना हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, न्याय के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम दोनों पक्षों को देखें कि आप शिकायतकर्ता हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है, जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है वास्तव में वो है भी या नहीं है, क्या जो शिकायत आप लेके आई हैं ऐसी कोई समस्या है भी या नहीं है। तो इसकी सर्वप्रथम जांच की जाती है। फिर उसके बाद पुलिस क्या करती है, जब आपने अपना शिकायत पत्र दिया, जांच किया, जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट लगा करके महिला थाने में भेज देती हैं। जो कि महिला विशेष वर्ग का मामला है तो वो महिला थाने में उसे भेजा जाता है। महिला थाना में भेजने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, महिला थाने के माध्यम से दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, आपस में बैठा करके, आमने सामने बैठा करके दोनों की बात एक एक करके सुनी जाती है। और उस दौरान जो भी इंचार्ज होगी महिला, वो आपकी बातों को सुन करके आपकी समस्या को समझेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि वास्तव में समस्या कहाँ है। और एक समस्या के विकल्प के तौर पे आपको कुछ सुझाव दे सकती है कि आप लोग ऐसा कर लीजिए जिससे आपकी समस्या का निदान हो जाए और आपको आपकी समस्या के उसी प्राथमिक स्तर पे समस्या को समाप्त करने के लिए समझाती है। सुलह कराने का पूर्ण प्रयास किया जाता है महिला थाने के पास से। कई बार थोड़ा बहुत धमकाया भी जाता है, वो भी सिर्फ इस बात को लेकर के कि अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप सुलह समझौता नहीं करेंगे तो आपका परिवार टूटेगा, किसी नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं। देखिए, कोई भी हो, वो अधिकारी हो या और आप न्याय व्यवस्था में कोई और दूसरा व्यक्ति हो, वो हर संभव स्तर पे ये प्रयास करता है कि आपका रिश्ता और आपका परिवार बच जाए। आपको पूरा पूरा मौका दिया जाता है जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे। देखिए, कलह बहुत घरों में होता है, थोड़ी बहुत मनमुटाव भी होते हैं, कई बार ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं कि जिसको लेकर के लोगों के समक्ष जाना पड़ता है, अपनी शिकायत कहनी पड़ती है, परंतु ये एक घटना है। अगर इसे हम सुलह समझौते के माध्यम से वहीं समाप्त कर दें तो हम अपने जीवन की फिर से एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपकी बात नहीं बनती है तो अपने पास से तो वो मीडिएशन सेंटर में भेजते हैं। महिला थाना के द्वारा आपके मैटर को लेकर के मीडिएशन सेंटर में भेजा जाएगा। मीडिएशन सेंटर में आपको बंद कमरे में दोनों पार्टी को बुला करके समझाया जाता है। अगर इस तरीके की कानूनी प्रक्रिया को आप आगे अपनाते हैं तो उसके क्या क्या आउटकम आएंगे, यानी क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर इसी प्रकार की समस्या निरंतर आपके साथ बनी रहे तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को मीडिएटर के माध्यम से समझा करके समस्या के हर दृष्टिकोण को आपको दर्शाया जाता है, जिससे कि आप अपनी समस्या को उसी प्राथमिक स्तर पे समाप्त कर लीजिए। परंतु 1 सेशन, 2 सेशन या 3 सेशन, या अब ये लगता है कि नहीं बहुत हो गया, अब बात नहीं बनेगी, तो वो अपनी रिपोर्ट लगा करके महिला थाने को वापस प्रेषित कर देते हैं। अगर आपका सुलह समझौता बन गया तो ये मैटर वहीं ख़त्म हो जाएगा, आप अपने पुनः वैवाहिक जीवन का राजी खुशी निर्वाह कर सकती हैं। अगर ऐसी समस्या आती है कि नहीं अब संभव नहीं है, किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तब एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया का निर्वाह किया जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश
अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाता, आपको इस प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाती है, तो आप उसके लिए ये करिए कि आपके घर के पास में जो भी, यानी कि जो भी आप जिस क्षेत्र में रहती हैं वहाँ का जो भी निकटतम न्यायालय है, वहाँ जा कर के अपने एक वकील से मिलिए, उससे अपनी पूरी बात बताइए और उनसे एक कानूनी सलाह लीजिए। क्योंकि देखिए कई बार होता है कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बताने का, अपने अनुभव के आधार पे जो जो समस्याएं आती हैं उसे बताने का प्रयास किया, परंतु हर बात आप मुझसे कह पाएँ पब्लिक प्लेस पे ये आपके लिए संभव नहीं है। आपको हो सकता है आपके मन में किसी तरीके की हेजिटेशन हो, तो पर्सन टू पर्सन डील करने के लिए वहाँ आप किसी वकील से जा कर के मिलिए, किसी अधिवक्ता से जा कर के मिलिए और अपनी बात व्यक्तिगत तौर पे उन्हें बताइए। वो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा समाधान बताएंगे, और वो भी इसी प्राथमिक पहलू के साथ कि आपका परिवार बचा रहे, आपको सही कदम उठाने के लिए सलाह करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो कुछ भी आपको बताया, जो भी अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया, वो आपको लाभान्वित करेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपको फिर नई वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई सूचनाएं सही लगती हैं, सार्थक लगती हैं और ये लगता है कि आप इसके द्वारा किसी और की मदद कर सकते हैं, औरों को जागरूक कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों की मदद करने के लिए शीघ्र अपना कदम बढ़ाइए। आज का दिन एक बात के लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज है इंटरनेशनल जस्टिस डे, यानी कि हम आज के दिन न्याय कैसे प्राप्त करें, शीघ्रता से कैसे न्याय प्राप्त करें, न्याय के प्रति लोगों का और अच्छा दृष्टिकोण बने, इन सब चीज़ों को लेकर के कार्य करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन को जो हम इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में मनाते हैं, उसे हम सिर्फ एक दिन न बना करके हर दिन मनाएं। क्योंकि देखिए बार बार मैंने अपने वीडियो में न्याय प्राप्ति की बात की है। एक न्याय जिस महिला को, जिस पुरुष को नहीं प्राप्त हो पाता है, वो कितना ज़्यादा परेशान हो सकता है, ये उसकी स्वयं की व्यथा ही जानती है। इसलिए कोशिश करिए कि न्याय सभी को प्राप्त हो और आप भी दूसरों का इस प्रक्रिया में सहयोग करिए, क्योंकि एक व्यथित व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर भविष्य आपको मिले, तो औरों की भी मदद करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मदद करने के लिए इस वीडियो को और आगे बढ़ कर के शेयर करिए। आपके साथ बहुत सारी बातें हुई आज मेरी। अब इसी उम्मीद के साथ कि आपसे मेरी कल फिर बहुत अच्छी मुलाकात होगी, एक अच्छे विषय पे बात होगी, मैं अपने कुछ और अनुभव आपके साथ शेयर कर सकूंगी। इसी बात के साथ आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर कल मिलने का वादा करके जाती हूँ। आपकी दोस्त निशा मिश्रा, आपका चैनल मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।